आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी एक कंडक्टिंग वायर होगी, इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर होगी। उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, आज हमें ये टॉपिक पढ़ना था। कल भी मैंने बताया था कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर कोई वायर होगी, कोई कंडक्टर होगी इनफाइनाइट लेंथ की, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हम लोग फाइंड करना चाहेंगे। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, और स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और उसके बाद और स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा। तो बायोट-सैवर्ट लॉ तक हमें ये पता चल चुका था कि अगर कोई स्मॉल एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये हम फाइंड कर चुके थे। स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इसका कैलकुलेशन कल हम लोगों ने कर लिया था। एक फॉर्मूला मिला था, B is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। उसी से रिलेटेड अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर अगर आपको दे दी जाए, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट लेंथ की वायर अगर मिल जाए तो आप क्या फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर दीजिए। ये हमें बता दीजिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम के लिए मान लेते हैं कि एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, यानी उसकी लेंथ कितनी है, इंफिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I। कितनी करंट फ्लो होती है, I करंट इस वायर पर फ्लो होती है। इस वायर से a डिस्टेंस पर, इस वायर से a डिस्टेंस पर, इस वायर से परपेंडिकुलरली, ठीक है, इस वायर से यहां इस पॉइंट से परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इससे a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, और वो लेंथ एलिमेंट क्या है, मान लीजिए ये एक लेंथ एलिमेंट है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी है dl, जिसकी लेंथ कितनी है dl, बहुत छोटी सी लेंथ है जिसकी लेंथ हो जाएगी dl। हम इसमें करंट ऐसे यहां पर शो कर देते हैं। लेंथ कितनी हो गई बच्चों, dl लेंथ हो गई। अब मान लेते हैं कि इस dl लेंथ की पॉइंट P से डिस्टेंस, जो dl लेंथ हमने ली है इसकी पॉइंट P से डिस्टेंस जो है वो r है। पॉइंट P से डिस्टेंस जो है वो r है, और ये dl जो है, ये जो लाइन है लेंथ एलिमेंट और P को जोड़ने वाली लाइन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता है। कितना एंगल क्रिएट करता है, थीटा एंगल क्रिएट करता है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी भी पूछ सकते हो, बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, अगर हम वायर की बात करें तो वायर पर कितने मैग्नेटिक फील्ड, कहां-कहां से मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं भाई, इस एंड से लेकर के, इस एंड से लेकर के अगर हम इसको ऐसे ऐड कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस लेंथ से लेकर के किस लेंथ तक मिलेगी, इस एंड से मिलेंगे। यानी हमें घूमना पड़ेगा इस लेंथ से इस लेंथ तक। और ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस एंड से इस एंड तक मूव करते हैं तो इस पॉइंट के साथ जो एंगल बनता है वो चेंज होता जा रहा है। पहले एंगल कुछ बनेगा, मान लेते हैं एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा फाई 2, मान लेते हैं ये एंगल बनेगा फाई 2, और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का एंगल क्या बनेगा, फाई 1 बनेगा। फाई मान लीजिए, थीटा नहीं। ये समझ में आया? हमने दो एंगल माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि जो वेरिएशन होगा dl का, dl आप चेंज करते रहोगे, एंगल चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे आपने dl चेंज किया, मान लीजिए dl आपने यहाँ रखा तो फिर एंगल चेंज होगा, dl यहाँ रखेंगे तो एंगल चेंज होगा, यहाँ रखेंगे तो एंगल चेंज होगा। तो एंडिंग वाला इस एंड का जो dl रखा जाएगा उसका एंगल हमने फाई 2 माना हुआ है, और इस एंड पे अगर रखकर dl माना जाएगा, छोटा सा एलिमेंट dl माना जाएगा, तो वो एंगल क्रिएट करता है फाई 1। अच्छा बताइए, ये अगर फाई 1 है तो हम इस एंगल को फाई मान सकते हैं क्या, इतने एंगल को? ये छोटा सा एंगल जो है इसको हमने मान लिया फाई, इस छोटे से एंगल को फाई मान लिया, क्योंकि
अभी हमें जो वेरिएशन देखना है वो इस ट्रायंगल में देखना है, क्योंकि हमने एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया हुआ है, उससे ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को नाम दे दीजिए पी, इसको क्यू मान लीजिए और इसको आर मान लीजिए। आर नहीं ओ मान लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन है, यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, इसको ओ मान लेते हैं। मे भी इतना समझ में आया होगा सबको जो हमने लेट किया है अभी तक डेरिवेशन में। इस डेरिवेशन में हमने जो लेट किया, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेरिवेशन का। अगर फिगर समझ में आएगा तो फिर आगे चीजें बढ़ेगी। आगे फिगर समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिया, इस पॉइंट पी से इस डीएल की लेंथ की डिस्टेंस आर है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन पर, सॉरी इस वायर पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट पी से ड्रॉ किए जिसकी लेंथ कितनी है, ए है। परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर है, क्यू पॉइंट पर है। अगर हमने ये देखा कि अगर हम एक एंड से दूसरे एंड पर जाते हैं तो पॉइंट तक जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल चेंज होता जा रहा है, बार बार ये एंगल चेंज हो रहा है। कितना एंगल, पहले इस एंड पर देखा तो फाई बना रहा था और इस एंड पर हमने फाई 2 मान लिया, और दोनों के बीच का जो एंगल, ये इतना एंगल था, उसको हमने फाई लेट कर लिया। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे हम बढ़े तो इस छोटे से एलिमेंट डीएल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम लिखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। कौन सा स्मॉल एलिमेंट है, डीएल। इस डीएल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, तो हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी लेते हैं। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फाइंड होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कल हम लोगों ने ये पढ़ रखा था। अब हम चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला PQO। PQO इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल POQ, तो POQ एंगल में हमें दिख रहा है ट्रायंगल में कि ये एंगल 90 डिग्री है बच्चों। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी के दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, बाकी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, नहीं बताओगे। बहुत सही, बाकी दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा और प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम 90 माइनस फाई, 90 डिग्री माइनस फाई, ये हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दें यहां पर, तो हमें डीबी की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये हम फाइंड करेंगे पहले, डीबी की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो मैं इस डायग्राम को रफ नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम रफ नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें रफ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डीबी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा की वैल्यू 90 माइनस पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 माइनस पाई क्या होता है, cos पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब हमें cos पाई की वैल्यू देखें, अगर इसी ट्रायंगल में चले, इस ट्रायंगल में हम cos पाई की वैल्यू फाइंड कर लें, इस ट्रायंगल में आप cos पाई की वैल्यू क्या निकालोगे, तो फिर से इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल में cos पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप देखेंगे cos पाई, cos की वैल्यू होती है
बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर ये एंगल है फाई, ये वाला एंगल है, तो बेस कौन होगा? ये वाला बेस होगा। और हाइपोटेनस कौन होगा? ये हाइपोटेनस होगा। बेस की वैल्यू a है और हाइपोटेनस की वैल्यू r है। तो यहां से हमने देखा कि cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई? a अपॉन r आ जाती है। cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाती है? a अपॉन r हमें मिल गई। मे भी इतना समझ में आ गया होगा। यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? r की वैल्यू क्या मिलेगी? a अपॉन cos फाई। r की वैल्यू a अपॉन cos फाई। 1 अपॉन cos फाई क्या होता है? sec फाई। यानी a की वैल्यू हमें मिल जाएगी आसानी के साथ, सॉरी r की वैल्यू मिल जाएगी a sec और फाई। दिख रहा है सभी को? r की वैल्यू मिल जाएगी a sec फाई। ठीक है। अब अगर इस वायर की लेंथ अगर l हो, कितनी हो? l हो। dl तो छोटा सा 1 अपॉन cos sec फाई होता है बेटा। ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें, tan की वैल्यू क्या होगी बताइए? इसी फॉर्मूले में tan की वैल्यू क्या होगी? इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये l लेंथ हो, अगर लेंथ l हो तो क्या होगा फॉर्मूला? l अपॉन a। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? l अपॉन a हो जाएगा, क्योंकि बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर l हो जाएगा, लेंथ l और a ये डिस्टेंस हो गई। यहां से हमने देखा तो l इज इक्वल टू a tan फाई आ जाएगा। l इज इक्वल टू a tan फाई। अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट dl इज इक्वल टू, क्योंकि l का डिफरेंशिएशन dl होगा और a कांस्टेंट है, tan फाई का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई और साथ ही साथ d फाई इसके लिए आएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? d फाई होगा। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको इस इक्वेशन में दो चीजों की वैल्यू मिल चुकी है। किसकी वैल्यू मिल चुकी? हमें i तो पता था, हमें dl नहीं पता था, तो हमें dl की वैल्यू मिल गई। देखो यहां से हमने dl की वैल्यू निकाल ली है और यहां से cos फाई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता ही थी। और r स्क्वायर जो है, अगर हम r की वैल्यू पुट करना चाहें तो हम r की वैल्यू पुट कर सकते हैं a sec स्क्वायर फाई, और cos फाई तो ऑलरेडी लिखा रहेगा। अब हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं r की और dl की। r की और dl की, r की वैल्यू रखेंगे a sec फाई और dl की वैल्यू रखेंगे a sec स्क्वायर फाई d फाई। ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें यहां पर तो हमें क्या मिल जाएगा? इस लेंथ एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब इसको रफ करें, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा, क्योंकि एक बोर्ड में आ नहीं सकता था तो 2-3 बार में आपको बताना पड़ेगा। चलिए, तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? dv हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई तो फिक्स रहेगा i। dl की वैल्यू कितनी थी? तो सर dl की वैल्यू थी a sec स्क्वायर फाई d फाई, dl की वैल्यू थी, ये dl की वैल्यू हो गई। i dl cos फाई लिखा था वहां पर, i dl cos फाई, तो cos फाई आप लिख दीजिए, dl की वैल्यू आपने रखी है। नीचे में r स्क्वायर था, r की वैल्यू क्या थी? a sec फाई, r की वैल्यू थी a sec फाई, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। यहां से आपने देखा कि sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? a से a कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा। फॉर्मूले में क्या बचेगा? dv इक्वल टू क्या बचेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू i अपॉन a, और क्या बचेगा भाई? cos फाई d फाई, यही तो बचेगा, i अपॉन a cos फाई d फाई, इतनी चीजें बचेंगी। अब ये आ गया, क्या फॉर्मूला मिल गया हमें, किस चीज की वैल्यू मिल गई? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट dl। ये छोटे से लेंथ एलिमेंट dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अब हम पूरे वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। किसकी वजह से?
पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो चलिए पूरे वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो हमें इस छोटे एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का क्या करना पड़ेगा, इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, गुड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बहुत से अच्छा होता, तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, तो बेटा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, क्या चेंज हो रहा है इसमें, क्या चेंज होता दिख रहा है आपको, डी फाई दिख रहा है, यानी क्या चेंज होगा, फाई चेंज होगा। कहां से कहां तक चेंज होगा, फाई 1 से लेकर के कितना चेंज होगा, फाई 2, है ना। तो माइनस फाई 1 से फाई 2 चेंज होगा। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस फाई 1 आपने क्यों कहा, तो देखो बेटा ये यहां तक है, ऐसे है ना, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट हम ये ले रहे हैं। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे वाला टर्म किस में होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जाएंगे तो नेगेटिव टर्म होता है, तो इसलिए हमने माइनस फाई 1 लिया हुआ है। और ऊपर वाला टर्म कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव फाई 2 ले लिया। समझ में आया। अब चले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस पाई डी फाई। एक चीज आपने देखी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, सर आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। ए का मतलब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा ना। आप लेंथ एलिमेंट कहीं भी ले लीजिए, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होगी, लेंथ एलिमेंट आप कहीं भी ले लीजिए नहीं चेंज हो सकती। तो लेंथ एलिमेंट लेने से हमें क्या चेंज नहीं मिलेगा, आई अपॉन ए तक, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता ही है, आई अपॉन ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी क्या बचा, किसका इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया, तो इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फाई 1 से फाई 2 तक। किसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई, तो cos फाई का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। कितना समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बस अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ज्यादा अब नहीं बचा इसमें, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे देखिएगा, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, b की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है बेटा sin फाई, cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई, cos फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन प्लस होता है। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, फाई 2, तो लिखेंगे साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, b इज इक्वल टू मिलने वाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i अपॉन a, और क्या मिल जाएगा भाई, साइन फाई 2, साइन फाई 2, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा साइन फाई 1। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास, किस चीज का फॉर्मूला हो गया, इनफाइनाइट लेंथ की अगर कोई वायर होगी, कोई कंडक्टर होगा, तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, ये आपको फॉर्मूला मिल गया। तो बेटा ये है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। समझ में आया, थोड़ा अच्छा डेरिवेशन था, कॉम्प्लिकेटेड था, बट है थोड़ा सा मजेदार। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगर ऐसा हो जाए कि ये इनफाइनाइट लेंथ की ना हो, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की ना हो तब क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की ना हो तब क्या होगा,
ठीक है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा φ1 और φ2, जो φ1 और φ2 है इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे। φ1 और φ2 की वैल्यू कितनी डिग्री पुट कर देंगे, 90 डिग्री। तो चलिए φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री पुट करिए, तो क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और sin φ1 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, और यहाँ पर φ2 भी 90 डिग्री है, यानी sin 90 की वैल्यू फिर से 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर b इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, 2i अपॉन a, ये आ जाएगा फॉर्मूला, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की हुई तब, और ये फाइनाइट लेंथ की। समझ में आया? तो बेटा ये है डेरिवेशन फाइनाइट लेंथ की और इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है? रफ करें इसको, आगे बढ़े। चलिए अब अगला टॉपिक, यहां तक तो ये समझ में आ गया कि सर और स्टेट ने ये बता दिया कि अगर करंट पास करेंगे किसी कंडक्टर में तो उनके चारों तरफ क्या आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, और स्टेट ने सही कहा, और स्टेट ये बता करके चले गए। फिर बायोट सेवर्ट ने ये जानना चाहा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये बायोट और सेवर्ट ने जानना चाहा। चलिए ये भी ठीक है। अब एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था मैक्सवेल। वो क्या किए, उनके अंदर उत्सुकता ये जगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड तो होती है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो अब हमें ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम किसी वायर में करंट पास कर रहे हैं तो करंट पास करने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमने निकाल ली, बायोट सेवर्ट ने बता दी। अब मैक्सवेल ये जानना चाहते थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। मैक्सवेल का काम ये था, मैक्सवेल ने ये बताया कि किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करने से उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये मैक्सवेल फाइंड करना चाहते थे। तो मैक्सवेल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ लॉ निकाल के लेके आए और उन्होंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक तो राइट हैंड थंब रूल और दूसरा राइट हैंड पाम रूल। ये दो रूल उन्होंने बनाए और उन्हीं के नाम पर एक रूल और भी है जिसे हम स्क्रू रूल भी कहते हैं, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। तो हमारे पास तीन रूल हैं बेटा, हमें तीन रूल पढ़ने हैं डायरेक्शन फाइंड करने के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के हमारे पास तीन रूल हैं और वो तीन रूल हमें पढ़ने हैं। पहला रूल हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी कंडक्टर में अगर करंट पास करते हैं, किसी भी वायर में करंट पास करते हैं तो उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के ये रूल्स हैं। राइट हैंड थंब रूल के बाद हम पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल और उसके बाद पढ़ेंगे मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। ये रूल्स हमें पढ़ने हैं बच्चों, तीन रूल हमें पढ़ना है। पहला रूल हमारे पास होगा राइट हैंड थंब रूल, मींस राइट हैंड थंब रूल के बारे में कैसे क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल की प्रॉपर्टी क्या होता है, तरीका। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, कब यूज करते हैं, और राइट हैंड थंब रूल कब यूज करते हैं, और मैक्सवेल्स स्क्रू रूल क्या होता है और कब यूज करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैक्सवेल्स स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल एक ही चीज के लिए यूज होता है, मतलब दोनों एक ही जगह पर यूज कर सकते हैं, बट दो तरीके अलग अलग है, दो अलग अलग तरीके हैं और दोनों जगह यूज दोनों का एक जैसा ही है, दोनों का यूज एक जैसा है बट दोनों के तरीके अलग अलग है, तरीके डिफरेंस है बस,
और कुछ डिफरेंट नहीं है। बट राइट हैंड थंब रूल अलग वर्क में भी करता है, अलग चीज पर वर्क भी करता है। अब जैसे मैक्सवेल ने बताया कि राइट हैंड थंब रूल यूज कब करते हैं, तो मान लीजिए किसी कंडक्टर में हमने क्या पास कर दी, किसी वायर में हमने करंट फ्लो करा दी, किस डायरेक्शन में है, ऊपर की डायरेक्शन में करंट पास करा दी। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में आप करंट पास कर रहे हो तो आप उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह से होल्ड कीजिए, अपने राइट हैंड से इस तरह से होल्ड कीजिए कि आपके थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। यानी आपको इस वायर को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हुए इसको आपको पकड़ना है। तो जब आप पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे, अपनी उंगलियों को ऐसे फोल्ड करेंगे तो उंगलियों के मोड़ने की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यानी अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर में अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह का होगा, ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि ये एक वायर है, इस वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से होल्ड करेंगे, अंगूठा इस डायरेक्शन में रखेंगे, ये अंगूठा हमारा करंट की डायरेक्शन में है और इसको हमने होल्ड किया ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। यानी इसके चारों तरफ कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ये होगी इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस वायर के चारों तरफ। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में, ऐसे है ना, तो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमेगा, ये डायरेक्शन होगा। और अगर करंट नीचे की तरफ हो जाए तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर करंट ऐसे है आपकी तरफ, ऐसे मैं पिच करूं इस बोर्ड से बाहर की तरफ, अगर हम इस बोर्ड से बाहर की तरफ आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड या तो इस प्रकार से बनेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए कौन बताया, इसके लिए मैक्सवेल स्क्रू रूल लगता है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल लगता है। अब मान लीजिए कि ये स्क्रू है, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे पेंच कसते हैं, अगर हम स्क्रू लेते हैं और स्क्रू को लेकर के अंदर की तरफ घुमाएं, अगर हम पेंच अंदर घुसेड़ना चाहते हैं तो हमें स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें अंदर डालना है, स्क्रू को अंदर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेचकस को यानी स्क्रू को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। अंदर की तरफ करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अंदर के जाने की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन। अगर करंट ये ऐसे रखा हुआ है, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे स्ट्रेट परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर, अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है, बोर्ड से अंदर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। और अगर ये करंट इस तरीके से वायर रखी हुई है और करंट जो हो रही है वो बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ इस बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ अगर निकल रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगी। तो बेटा इस चीज को बड़े ध्यान से सुन लो कि अगर इस तरह से इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है हमारा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, और करंट अगर बाहर की तरफ आ रही होगी, इस परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ, इस प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। और अगर वायर ऐसी रखी है प्लेन के पैरेलल, यहाँ पर देखो वायर रखी है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, तो हम लगाएंगे मैक्सवेल का स्क्रू रूल। और अगर वायर हमें ऐसी दिख रही है कि प्लेन की पैरेलल रखी है या प्लेन के ऊपर रखी हुई है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। इस चीज का खासा ध्यान रखिएगा कि कब हमें रूल यूज करना है। अब तो ये बात हो गई कि भाई सर आपने ये बता दिया कि अगर ये एक वायर है, इसमें अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। बोलो
बाद में बताना, देख लेना इसको, वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा, फिर से देखना वीडियो। तो अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो हम किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, एक पर्टिकुलर पॉइंट कह दिया गया। अभी तो हमसे ये पूछा गया था कि वायर में करंट ऊपर की तरफ अगर फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किस तरह की, किस तरीके की बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, ये आपने पता कर लिया मैक्सवेल थंब रूल से, यानी राइट हैंड थंब रूल से आपने ये जान लिया कि अगर कोई वायर है उसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करने की वजह से उस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, आपने ये पता कर लिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ये बताइए, ये पैटर्न तो ठीक है आप सही बता रहे हैं, हमें ये बताइए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 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 यानी डिफरेंट पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाए तो उसके लिए कौन बनाया है, मैक्सवेल का राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है किसी वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ये होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब हमसे पूछ लिया जाए कि हम जब इस पॉइंट से गुजरेंगे, अब देखो मैं इस तरह से घुमा रहा हूं इस वायर को, इस हाथ को, अपने हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं, दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, ये वायर है, ऐसे चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर बताइए, तो आप क्या यूज करेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। कैसे लगेगा मैक्सवेल का राइट हैंड पाम रूल, तो आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड को, राइट हैंड के पाम को, राइट हैंड का पाम का मतलब हथेली को आपको इस तरह से रखना है कि ये जो अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन में हो, आपके अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और आपकी जो मिड फिंगर है ये वाली फिंगर, इस फिंगर को आपको पॉइंट की तरफ रखना है, यानी पॉइंट के सामने एकदम आ जाए पॉइंट। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमें क्या करना है, ये वायर है, इस वायर के कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के पाम से क्या करेंगे, अंगूठे को रखेंगे कहां, अंगूठे को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में। देखो अंगूठे को हमने करंट की डायरेक्शन में रख दिया, अंगूठे को हमने रखा करंट की डायरेक्शन में, और पॉइंट को पॉइंट की तरफ इस उंगली को रखना है, इस उंगली को पॉइंट की तरफ रखना है। तो हमने क्या किया, अंगूठे को यहाँ रख दिया इस वायर की तरफ, और इस उंगली की तरफ, देखो ये वाली उंगली जो है वो पॉइंट की तरफ ही है ना, जहां पॉइंट है उसी तरफ है, उसी डायरेक्शन में है। तो बताइए अब यहां से अगर हम देख रहे हैं कि पॉइंट ये है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर कैसी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इस पॉइंट पर कुछ ऐसी होगी कि आप राइट हैंड से पाम से किसी को पुश करें, किसी को धक्का देंगे तो आपके राइट हैंड पाम के परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में होगी। यानी आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे रखे थे हाथ, ये हाथ रखे थे, तो आपका ये जो पिन है, ये जो मैं मार्कर कर रहा हूं, ये मार्कर करंट की डायरेक्शन को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये जो मैं मार्कर रख रहा हूं ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अब अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगी, इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ होगी। अगर यही करंट नीचे की तरफ होती, ये करंट तो हमने कंडीशन पढ़ी थी ऊपर के लिए, अगर करंट नीचे की तरफ आ जाए तो आप क्या करोगे, अपने हथेली को किस डायरेक्शन में फैलाएंगे, ऐसे फैलाएंगे कि करंट की डायरेक्शन में क्या हो, करंट की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होना चाहिए।